So you know relation in triangle OAB से ही हम लोग निकालेंगे fourth term direction of resultant. So according to given phasor diagram, we get a relation in triangle OAB. तो तुम्हें पता है कभी भी डायरेक्शन निकालते हैं तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड स्लोप फॉर्म, जो कि 11th में तुम लोगों ने वेक्टर से पढ़ते चले आ रहा है। तो ईएमएफ के लिए जो ईवी तुम्हें दिख रहा है दैट इज एक्चुअली स्लोप इन ट्राइंगल। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के लिए हमारे पास फाई एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एम स्लोप। स्लोप मतलब टेन थीटा, तो हमको क्या मिलेगा 10 फाई, क्योंकि यहां पर जो एंगल है वो फाई है, सो विल गेट 10 फाई। तो 10 फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट करता है, यहां पर परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा है VL माइनस VC को, और बेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ VR को। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट। और तुम्हारे पास ऑलरेडी VL इक्वल टू होता है IV इंटू XL, VC होता है हमारे पास IV इंटू XC। अब तो तुम्हें घट गया होगा IV इंटू R, you could take that thing. It is not L, it is not C only, it is XL and XC and then R, it is compared. So we will put the value. तो VL की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, VL की वैल्यू रखेंगे हम IV इंटू XL, यहां रखेंगे हम IV इंटू XC, और यहां रखेंगे हम सिर्फ IV इंटू R। आई थिंक सबको समझ में आई होगी। तो 10 फाइव एंगल cos 5 पावर फैक्टर हम लोग पूरा का पूरा cos 5 निकालते थे, लेकिन यहाँ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट में हम लोग सिर्फ एंगल ही निकालेंगे। तो यहां पर आ जाएगा, ये कॉमन कैंसिल कर देंगे, तो यहां जाएगा XL माइनस XC होल अपॉन R। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। सो दैट्स व्हाई रिजल्टेंट डायरेक्शन वुड बी ओनली 5 and 10 will be taken to that side, and finally we will get 10 inverse XL minus XC whole upon R. That is called direction of resultant of LCR series resonance circuit. Everybody note it down. This is the fourth point of the LCR series circuit. पहला था रिजल्टेंट EMF निकालना, दूसरा हमने निकाला था इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, तीसरा निकाला था पावर फैक्टर, और चौथा निकाला ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट LCR सर्किट। यहां तक जल्दी से लिखो, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एक नए चीज में, दैट इज कॉल्ड सीरीज रेजोनेंस सर्किट। एक टैग जुड़ा हुआ है, तो क्या है वो, तो देखो यहां पर हम लोग देखेंगे सीरीज रेजोनेंस। So what is the meaning of series resonance? Let's see. It is little bit concept, very a specific term which is to be understood very keenly, very nicely, in depth we have to understand the term. So I think you have written down this entire part. तो मैं इसको अभी यदि तुमने लिख लिया है तो मैं इसको डिफाइन करता हूं। क्या तुमने ये लिख लिया है ऊपर वाला, तो मैं इसको बोल रहा हूं, बोलूं? Should I move forward? Okay, write down everyone series resonance. So everyone start writing. It is a phenomena in which when frequency of the circuit is continuously varied. Frequency of the circuit is continuously varied. Frequency is continuously varied.
then we get a relation at instant of time as relation at instant of time as at an instant of time as what? देखो XL minus XC equal to 0 ये मिलेगा। अब आगे लिखना, यदि ये लिख लिया हो तो इससे आगे लिखना एट दिस कंडीशन। तो जब हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट को कंटिन्यूसली वेरी करते हैं तब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमको XL माइनस XC की वैल्यू 0 के इक्वल मिलती है। तब क्या मिलता है? देन इसके आगे क्या मिलता है मुझे? देन impedance of the circuit suddenly decreases. Then impedance of the circuit is suddenly decreases to minimum. Remember students, decreases to minimum value and current in the circuit suddenly rises to the maximum. Suddenly current in the circuit rises to the maximum. करंट रेजिस्टेंस के अचानक एम्पीडेंस के अचानक गिर जाने से करंट की वैल्यू एकदम से ज्यादा से मैक्सिमम पे शूट कर देती है एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कंसिडर्ड एज रेजोनेंस। दिस इज नोन एज रेजोनेंस। तो कैसे होता है? तो चलो देखें इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है तो समझे। तो यदि तुमने ऊपर तो लिख ही लिया होगा तो ये मैं मिटा दे रहा हूं पूरा। तो देखिए स्टूडेंट क्या है हमारे पास आगे का फंडा। स्टूडेंट नोटेड डाउन this entire part given underneath and then we'll move to the next part further. Then current in the circuit, therefore current in the circuit suddenly rises to high, rises to the peak, अपने पीक पे पहुंच जाता है करंट उस पर्टिकुलर कंडीशन में। और यदि ऐसा हो जाता है तो उस फिनोमेना को ही जहां पर रेजिस्टेंस या इंपीडेंस की वैल्यू सर्किट की मिनिमम हो जाती है और करंट की वैल्यू सडनली हाई हो जाती है, उस फिनोमेना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सभी कंपोनेंट्स आपको सर्किट के अंदर में सीरीज में जुड़े हुए लगे थे और तब जाके फिनोमेना हो। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सीरीज रेजोनेंस सर्किट। So I think you might have written down this part and then we'll use this term. देखो ये लिखा होगा तुमने, मैं मिटा रहा हूं। XL माइनस XC हमारे पास क्या है? तो therefore देखो यहाँ, therefore we have XL minus XC, we have a relation as this. Therefore, since we have therefore हमारे पास जो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट हो जाएगा मेरे पास R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। दैट वाज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला था, लेकिन अब XL माइनस XC की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? ये 0 है, तो मेरे पास इंपीडेंस कितना मिल गया सर्किट? सो देयरफॉर इंपीडेंस Z वुड बी इक्वल टू क्या? R स्क्वायर प्लस 0। इट मींस ओनली R। सो इंपीडेंस
एकदम से घट के किसके बराबर आ गया, आर के इक्वल आ गया। और यदि किसी कंडीशन में ऐसा हो जाता है जिसमें सर्किट में इंपीडेंस मिनिमम पे पहुंचा, मैंने जीरो नहीं बोला, इंपीडेंस मिनिमम पे आता है, दैट मिनिमम वुड बी टेकन एज आर, इससे कम नहीं हो सकता कभी कोई भी सर्किट का रेजिस्टेंस, अदरवाइज दिस वुड बिकम अ सुपर कंडक्टर, वो पॉसिबल नहीं है। तो आर के बराबर आ जाएगा। इन दैट केस सडनली करंट राइजेस टू द मैक्सिमम एंड दैट इज नोन एज रेजोनेंस। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है। अब इसका रेजोनेंस तो आ गया समझ में, तो इसकी वैल्यू उठा के देख लें। वेयर इससे क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू 0 है, इससे मुझे मिलेगा, नीचे लिख देता हूं, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, इससे मुझे आगे क्या मिलेगा, तुम्हें पता है एक्सएल मतलब होता है ओमेगा एल, ये तो मैं बार बार बता चुका था कि देखो आगे यूज होगा। एक्सएल का मतलब होता है ओमेगा एल और एक्ससी का मतलब होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। एवरीबडी मस्ट नो दिस। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई। तो देयरफॉर ओमेगा को उठा के नीचे ले जाओ, सी को उठा के ऊपर ले आओ, या जो भी करना है, इस ओमेगा को आप ऊपर ले जाओ, एल को ले आके नीचे ले जाओ। तो देखो यहाँ ओमेगा ऊपर आ गया, एल को नीचे ले गए, तो व्हाट डू वी गेट एज द टर्म 1 अपॉन एल सी। आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो ऐसे में मुझे ओमेगा कितना मिलेगा, ओमेगा वुड बी इक्वल टू हाउ मच, रूट ओवर एल। दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस। दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस। लेकिन यहां खत्म नहीं हो रही बात, अब इससे भी आगे आएगी। तो तुम्हें पता है कि सिंस ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, ये तुमने 11 में पढ़ा था, ये रिलेशन, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। तो मैं यहां रख दूंगा इसकी वैल्यू। तो देखो यहां क्या मिलेगा, यहां रिजल्ट। सो देयरफॉर वी गेट, ये ओमेगा की जगह क्या रख दोगे आप, 2 पाई न्यू। तो 2 पाई न्यू आ गया, 1 अपॉन रूट एलसी आ गया, और दी 1 अपॉन रूट एलसी आ गया। तो न्यू की वैल्यू कितनी मिली बेटा मेरे को, 2 पाई उठा के नीचे ले आओ। तो इसको हम लोग ने ऑब्टेन कर लिया एज दिस। एंड यदि मेरे को ये मिल गया, इसको बोलते हैं अपन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। This is called resonating frequency. Students, note it down. This is done. अब इसका हम लोग को नेक्स्ट पार्ट देखना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। So what is graphical representation? Have we written down this entire part, left side? Each and everyone, have you all written down this part? Angular velocity. This omega is called angular velocity. There is no angular momentum at all. Angular velocity, angular frequency. Omega is actually called, omega is called angular frequency. Note down. Omega is called angular frequency. Mu is called resonant frequency. तो दोनों के दोनों एनसीईआरटी में अलग अलग तरीके से दिए गए हैं. So you have to note down this thing and you have to be very careful while answering the question, because क्वेश्चन में आपको कभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलता है तो आपको यही निकालना है, यानी कि ये वाली वैल्यू निकालनी, ये ओमेगा की वैल्यू निकालनी. और जो आपको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलता है तो आपको न्यू निकालना. तो ध्यान देना है. नाउ ये सबने लिख लिया है, तो आई थिंक आई शुड रब दिस. मैं आगे बढ़ रहा हूं. किसी को प्रॉब्लम है तो बता देना भाई.
नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख ले बेटा बचा हुआ, जल्दी से इसको खत्म करें फिर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस और रेजोनेटिंग कर्व। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेटिंग कर्व। रेजोनेटिंग कर्व मतलब क्या बताया था, देखो यहाँ किसके किसके बीच में ग्राफ बनेगा। ये एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, ये थ्योरेटिकल नहीं है बिल्कुल भी, ये प्योरली प्रैक्टिकल है। जैसे हर बार आप कोई प्रैक्टिकल करते हो तो जीरो से कोई वैल्यू लेना चालू करते हो, जब उसका रिजल्ट आ जाता है तो एक नई वैल्यू के लिए फिर से वो रिजल्ट चालू करते हो, फिर उसका रिजल्ट आ जाता है तो फिर एक नई वैल्यू के लिए फिर से वही प्रैक्टिकल। तो एज मेनी टाइम्स यू चेंज द वैल्यूज you will get varied values of the required result. So that's why we will use the same. तो यहां पर ओमेगा और यहां पर आई, फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में मेरे पास एक रेजोनेंस का कर्व मिलता है। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी फ्रीक्वेंसी के लिए कंसिडर करता हूं एक्सएल एंड एक्ससी की वैल्यू हमारे पास होती है ओमेगा एल, और यहां हमारे पास 1/ओमेगा-c, मतलब ये होता है 2 पाई न्यू एल और यहां आता 2 पाई न्यू सी। तो ये जो वैल्यूज दिख रही है, ये चीज को हमें ध्यान रखना कि यहाँ न्यू वेरी हो रही है और यहां से ओमेगा वैल्यू वेरी होती है न्यू के कारण। तो देखो पहले हमने सबसे पहले न्यू की वैल्यू चेंज की, दोनों में एक जैसी चेंज होगी, तो एक वैल्यू बढ़ेगी एक वैल्यू घटेगी। तुमको दिख रहा होगा क्यों, क्योंकि एक 1/, में एक डायरेक्ट। तो ऐसे में क्या होगा, पहले बढ़ेगी, थोड़ा बढ़ेगी और फिर धीरे 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 घटने लगेगी। तो आप ध्यान से देखना क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अपनी मिनिमम अपनी पीक पे जाने के बाद वो डायरेक्शन रिवर्स कर लेगी अपनी। मान लो ओमेगा एल की वैल्यू यदि ऑलरेडी बढ़ रही थी और ओमेगा सी ज्यादा थी तो वो घटने लगी। तो ये ऐसा था, ओमेगा सी ऑलरेडी ज्यादा था, ओमेगा एल कम था, ओमेगा एल फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बढ़ने लगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी घटने लगी, तो बढ़ने से वो एक्सी घटने लगा। तो ऐसे घटते हुए जाएगा तो दोनों मान लो बराबर आ गए, इसी जगह पे बराबर आ गए। तो कहाँ आएंगे बराबर, इस जगह पे आएंगे पीक पे। उसके बाद क्या होगा, रिवर्स हो जाएगी कहानी, ये और नीचे जाता जाएगा और ये ऊपर जाता जाएगा, मतलब एकदम पोजीशन रिवर्स हो गई। पहले ये बढ़ रहा था तो फिर से ये अब घटना चालू कर दिया, ग्राफ पीक तक पहुंचते पहुंचते घट रहा, बढ़ रहा था, और जब दोनों बराबर पे आ गए अब तो ये मैक्सिमम पहुंच गया। लेकिन जब दूसरे डायरेक्शन में एक चीज नीचे जाने लगी और एक वापस ऊपर जाने लगी तो रिवर्स हो गई डायरेक्शन, ये नीचे जाने लगा। नेक्स्ट स्टेप, फ्रीक्वेंसी का नया लेवल चालू करेंगे अपन। तो नई फ्रीक्वेंसी कारण से फिर से ग्राफ ऐसा मिलता है, या भी ऐसा बनाओ क्योंकि आपको उसे बनाने के लिए आता है। नई फ्रीक्वेंसी के लिए हमें फिर से ये रिजल्ट मिलता है ऐसा कुछ, फिर से एक बड़ी वाली वैल्यू मिलेगी, फ्रीक्वेंसी ऐसी मिलेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि अचानक पीक वैल्यू शूट करेगी हमें। तो एक समय ऐसा आएगा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए हमें कुछ ग्राफ ऐसा मिलेगा। जस्ट नोट इट डाउन, जस्ट नोट डाउन, दिस इज कॉल्ड पीक फ्रीक्वेंसी। और ये अचानक इंपीडेंस की वैल्यू घट जाती है और करंट की वैल्यू सडनली शूट करती है मैक्सिमम पे। इस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग पॉइंट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग पॉइंट। यही रेजोनेंस होता है इस पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये आती है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। यहां से हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू दिख रही तुम्हें, इसके बाद वाली, इसके जस्ट बाद जो नीचे वाली वैल्यू, यहां पर हम लोग टेंजेंट बनाते हैं, और टेंजेंट को नीचे मिला देते हैं। ये टेंजेंट बना के ये टेंजेंट को नीचे परपेंडिकुलर जोड़ देते हैं। फ्रीक्वेंसी कंडीशन ये कराती है पीक फ्रीक्वेंसी। ये जो जिस पे रेजोनेंस मिला बेटा,
ये ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड पीक फ्रीक्वेंसी। इसमें पीक ग्राफ मिल जाए उसको बोलते हैं पीक फ्रीक्वेंसी। और जो इसके पीछे की तरफ होगी ओमेगा 1 है, जो आगे की तरफ होगी ओमेगा 2 है। दीज आर कॉल्ड नेबर फ्रीक्वेंसी, नेबरिंग फ्रीक्वेंसी। These are called neighboring frequencies. नेबर फ्रीक्वेंसी। और ये जो पॉइंट तुम्हें दिख रहा है ए से बी अपने पीक वैल्यू के नीचे वाली वॉल्यूम पे ए से बी दिख रहा है, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। इसको बोलते हैं आप लोग बैंडविड्थ या फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ। यू मे राइट फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ। स्टूडेंट्स नंबर, ये तुम्हारे को इतना समझना था